हेलो गाइस। आई होप आप सबकी स्टडीज अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू पहर आईएएस। माय नेम इज गौरव यादव एंड वी आर स्टार्टिंग विद टुडेज न्यूज़ एनालिसिस एंड द डेट इज 28th of August. So we'll start with the news. The first news that we are going to discuss e-Shram portal. E-Shram portal, why it is in news? Minister of Labor Employment Minister of Labor Employment formally launched e-Shram portal, a database for unorganized sector workers, and handed it over to state and UTs. जैसा हम लोग जब पहली वेव आई थी कोविड की, तो हमने देखा था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो कितने परेशान हुए थे। उनका एक्सोडस हुआ था, वो यहाँ से वहां 12-12, 15-15, 100 किलोमीटर पैदल चल के गए थे। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात थी कि गवर्नमेंट ने जब लोकसभा जब जब उसके बाद इन सब चीजों के बाद जब पार्लियामेंट जब हुई सेशन, तो उसमें कहा कि हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है। तो उस चीज के बाद जब बहुत सारे एनजीओज ने सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में अपील की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट को इसका डेटा बनाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने पहले बहुत टाइम लगाया, उसके बाद अब जाके ये एक पोर्टल आया है। मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने कल फॉर्मली लॉन्च किया है। तो इस बारे में ये न्यूज उसी के बारे में है। तो ये हमने ये पीआईबी से लिया है। पीआईबी जो साइट है गवर्नमेंट की, उससे हमने लिया है। तो है क्या इस पोर्टल में क्या क्या है, आइए उस बारे में जानते हैं। तो गवर्नमेंट एम्स टू रजिस्टर 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। हमारे देश में 70% जो वर्कर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं। यानी कि जो जिनका कोई भी अनऑर्गेनाइज वर्कर क्या होते हैं, जो ऐसे सेक्टर जिनका कोई जैसे डेली वर्कर्स हो गए या फिर जिनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कंपनी में, वो ऐसे लोग जो हैं वो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स होते हैं। सच एज कंस्ट्रक्शन लेबर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स अमंग अदर्स। तो द वर्कर्स विल बी इशूड एन ई श्रम कार्ड। तो उनको एक कार्ड दिया जाएगा, एंड कार्ड कंटेनिंग अ 12 डिजिट यूनिक नंबर। जैसे आधार कार्ड में एक 12 डिजिट का नंबर होता है, उसी तरह इनके कार्ड में एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर होगा, विच गोइंग अहेड विल हेल्प इन इंक्लूडिंग देम इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो इससे क्या होगा, जो अब भी आगे जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आती हैं, जैसे अलग अलग स्कीम्स होती हैं कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल उज्ज्वला स्कीम है, वो भी एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। या किसान समृद्धि योजना, ये भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। तो जो भी स्कीम्स इनके लिए जो आएंगी, तो नीचे तक पहुंचने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो कार्ड है वो बहुत हेल्प करेगा। द पोर्टल विल हेल्प बिल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। ये जो है नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर, एनडीयूवी, नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर, एनडीयूवी इन कंट्री। द गवर्नमेंट had earlier missed deadlines for creating the database, inviting criticism for Supreme Court। जैसा मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बोला था और गवर्नमेंट ने उसको अनसुना कर दिया था। तो वो जो जो डेडलाइन थी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, वो मिस कर दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उनको फटकार लगाई, और उसके बाद इन्होंने अब जाके ये काम किया है। तो इंडियन गवर्नमेंट इज नोन फॉर द डिलेज। The registration of workers on the portal will be coordinated by the Labour Ministry, state governments, trade unions and CSCs, official said। तो लेबर मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन से सारे मिलके इनके रजिस्ट्रेशन में हेल्प करेंगे, तो ताकि सारे से ज्यादा लोग उस पर रजिस्टर करें। सारे मतलब सारे ही कर पाए। नेशनल टोल फ्री नंबर 14434 will also be launched to assist address the queries of workers seeking register on the portal। तो ये नंबर इनके लिए रजिस्टर किया जाएगा। तो मैं आप सबसे बोलूंगा कि जब ये पूरा वो काम हो जाए, ये पोर्टल वर्किंग वर्किंग हो जाए, तो जो भी अनऑर्गेनाइज वर्कर आपको कभी मिले, क्योंकि वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, इतने वेल वेल नोन नहीं होते कि उनको इस बारे में पता हो, तो आप उनको बताएं, उनको बोले कि रजिस्टर करें इस पर, ताकि आगे जो भी उनके लिए स्कीम्स आए वो उनको हेल्प हो पाए इस बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। द सेकंड वाज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंसेस। तो ये जो हमने लिया है, ये हमने इंडियन एक्सप्रेस से आर्टिकल आया है, उसको आज जो आज की न्यूज पेपर में उसके उससे लिया है। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज क्लैरिफाइड द एक्सेस CSR expenditure prior to financial 21 cannot be set off against future CSR expenditure requirements, that corporate donations to government schemes cannot be counted as CSR। तो ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कहा है, इस मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो अगर आपका जो फाइनेंशियल ईयर का जो भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो जो टारगेट है, अगर आप उस टारगेट से ज्यादा खर्च कर देते, इसका मतलब ये नहीं कि आगे के लिए अगली साल में वो एडजस्ट हो जाएगा। मतलब एक मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको 100 रुपए खर्च करने हैं एक दिन में, तो अगर आप एक दिन में 150 रुपए खर्च कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि कल आप 50 खर्च करके काम चल जाएगा, कल भी 100 ही करने पड़ेंगे। तो बस एक एग्जाम्पल है, ऐसा ही
इसमें क्या है कि अगर जो एक ईयर का सीएसआर है, अगर आप उससे ज्यादा खर्च कर देते, इसका मतलब ये नहीं कि वो अगले में एडजस्ट हो जाएगा। और दूसरा कि गवर्नमेंट स्कीम्स में अगर आपने कोई डोनेशन दिया है, गवर्नमेंट की हेल्प करी है, तो उसको आप सीएसआर में काउंट नहीं कर सकते। तो इस ये डिसीजन लिया गया, इसलिए ये न्यूज में है। तो देखते हैं कि क्लैरिफिकेशन क्या क्या दिए गए हैं। क्लैरिफिकेशन सबसे पहले तो जानते हैं सीएसआर है क्या। सीएसआर ये है कि जो कंपनियां जिनका 500 करोड़ का नेटवर्थ है, या फिर टर्नओवर है 1000 करोड़ से ऊपर का, या फिर नेटवर्थ ऑफ 5 करोड़, मतलब इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज अगर है तो वो कंपनी एलिजिबल है सीएसआर के लिए। यानी कि एलिजिबल क्या, मैंडेटरी है उनके लिए कि उनको सीएसआर में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। और सीएसआर कितना करना पड़ेगा, आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस 3 years ऑन सीएसआर एक्टिविटीज एवरी ईयर। तो जो पिछले 3 सालों का जो परसेंट जो प्रॉफिट है उसका एटलीस्ट 2%, मतलब ये मिनिमम है, इससे ज्यादा आप कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। एटलीस्ट 2% उनको सीएसआर एक्टिविटीज पे खर्च करना पड़ेगा। सीएसआर एक्टिविटीज होती क्या है कि जो बड़ी कंपनीज है उनका उनकी एक मतलब ये कह सकते हैं उनकी एक ड्यूटी है कि जो मतलब हमारी सोसाइटी है उसके लिए कुछ अच्छा करे। अब सोसाइटी के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो डाउन टोडन लोग हैं, उनके लिए कुछ करें, तो वो सब सीएसआर में आता है। मिनिस्ट्री हैज क्लैरिफाइड दैट एनी सीएसआर एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ द मैंडेटेड 2%, मतलब मैंने जो बताया कि जो 2% का मैंडेटेड है, अगर आप उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं तो can be set off against CSR expenditure in three subsequent fiscals. Notably, however, excess expenditure prior to financial 2021 not eligible to set off against future CSR requirement. मतलब एक साल में अगर आप ज्यादा कर देते हैं तो फ्यूचर सीएसआर रिक्वायरमेंट से आप नहीं बच सकते, आपको अगला भी करना पड़ेगा 2%। The government had in May notified that donations made to the PM Cares Fund on March 31st, 2020 2020 in excess of CSR requirements could be set of CSR expenditure requirement for financial year 2021। तो ये इसलिए क्योंकि क्लैरिफाई किया है क्योंकि जब मई 2020 में लास्ट ईयर जब पीएम केयर्स में आया था, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि अगर आप पीएम केयर्स में सबमिट मतलब पैसा डोनेट करते हैं तो आपकी सीएसआर से एक्सेम्पशन मिल जाएगा। तो इस बारे में गवर्नमेंट ने बोला है कि अगली ईयर में नहीं मिलेगा, मतलब अगर आपने इस साल खर्च कर दिया तो नेक्स्ट ईयर तो आपको करना पड़ेगा। तो उस बारे में ये क्लैरिफिकेशन है, उसी बारे में ये आर्टिकल था। तो ये बस यही मेन चीजें थी जो उस आर्टिकल में थी और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और क्या है इसके बारे में जो भी क्लैरिफिकेशन है, द मिनिस्ट्री हैज आल्सो क्लैरिफाइड दैट कंपनीज हैव टू एंश्योर that fund transferred to implementing agencies are actually utilized for them to be counted towards mandatory CSR expenditure. The circular also clarified that funding government schemes cannot be counted as CSR, noting that CSR should not be interpreted as source of financing the resource gaps in government schemes. तो मिनिस्ट्री ने ये भी बोला है कि जैसे किसी भी कंपनी ने अगर सीएसआर के लिए पैसा ट्रांसफर किया किसी एजेंसी में, किसी एनजीओ में, किसी में भी दिया, कि वो आगे मतलब क्योंकि कंपनी खुद से तो सीईओ तो जाके नीचे नहीं काम करेगा ना कि जाके सबको गरीब बच्चों को दिखा रहा, तो वो किसी एजेंसी के थ्रू अपना पैसा चैनलाइज करते हैं। तो उनको लेकिन कंपनी को ही ये देखना पड़ेगा कि जिस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को आपने फंड ट्रांसफर किया है वो उसको एक्चुअली यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है वो बीच में ही पैसे को जो भी फंड आया है उसको या तो कुछ परसेंट पहुंचाया या फिर कुछ ही नहीं पहुंचाया। तो ये भी उस कंपनी को ही देखना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट स्कीम्स में अगर आपने पैसा दिया है तो वो आप गवर्नमेंट को प्लीज कर रहे हैं, वो आप पब्लिक को पैसा तो नहीं दे रहे ना। तो सीएसआर का मतलब ये नहीं कि आप गवर्नमेंट की जो स्कीम्स की रिसोर्स गैप को फाइनेंस कर रहे हैं, तो आपको पब्लिक को पैसा देना है, गवर्नमेंट को नहीं देना है। तो थर्ड वन is G20 Ministerial Conference on Women's Empowerment. Union Minister of Women and Child Development Smriti Irani addressed the first ever G20 Ministerial Conference, यानी कि फर्स्ट एवर। अभी तक G20 का जितने कॉन्फ्रेंस हुए वो अलग अलग टॉपिक्स पे हुए हैं, टेररिज्म पे होते हैं, क्लाइमेट पे होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इकोनॉमी पे होते हैं। पर ये जो है पहली बार है कि वुमेन एम्पावरमेंट पर G20 का कोई भी ये एक कॉन्फ्रेंस हुआ है विच वाज हेल्ड एट सेंटा मार्गरीटा लेगुरे इन इटली। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है इटली में, इन अ हाइब्रिड फॉर्मेट। और दिस न्यूज हैज बीन टेकन फ्रॉम पीआईबी। तो देखते हैं कि क्या था इस बारे में, क्या हुआ है इसमें। G20 कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट एक्नॉलेजेस द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स and share responsibilities to advance the goal of equality and development of women and girls in all spheres, including STEM, financial and digital literacy, sorry, environment and sustainability।
तो ये जो कॉन्फ्रेंस था, इसने इन्होंने एक्नॉलेज किया है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है। कॉमन ऑब्जेक्टिव मतलब सारे कंट्रीज के ऑब्जेक्टिव हैं, और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसी एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सारी कंट्रीज की शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टू एडवांस द गोल ऑफ इक्वेलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन को इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट हो इन गर्ल्स इन ऑल स्पीयर्स इंक्लूडिंग स्टेम। स्टेम क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। क्योंकि हमने देखा है कि गर्ल्स को ये जो चीजें हैं वो गर्ल्स कम करती हैं मोस्टली, या तो गर्ल्स ज्यादा पढ़ती नहीं है, लोग नहीं पढ़ाते हैं, या फिर अगर पढ़ाते तो वो मोस्टली आर्ट्स में भेज देते हैं लोगों को। तो ये जो है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में, उसको अगर वो लड़की पढ़ना चाहती है तो आप उसको प्रमोट करें। फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी की, फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी में यानी कि उनको इस बारे में बात करें कि उनको इस बार लिटरेसी दी जाए। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी हर फील्ड में, यानी कि सीधी बात यह है कि आपको हर फील्ड में वुमेन को पूरा पूरा एम्पावर करना है। द मेंबर ऑफ G20 आर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन यूनियन पूरा, और 19 अदर कंट्रीज। ये हैं G20 के मेंबर्स। सोर्स है PIB, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया। फोर्थ वन इज कर्मयोगी। तो कर्मयोगी क्या है? कर्मयोगी बहुत दिनों से न्यूज में, आपने शायद सुना होगा। कर्मयोगी न्यूज में है क्यों, आप देखते हैं अभी दोबारा क्यों न्यूज में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल इनॉग्रेटेड, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल है कौन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने इनॉग्रेट किया है द कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग फैसिलिटी फॉर सिविल सर्वेंट्स एट द इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये इसके बारे में ध्यान दें, क्योंकि आप एस्पिरेंट्स हैं, सिविल सर्विस आप बनना चाहते हैं, तो आपको तो और पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो ये क्या है? प्रीमियम ट्रेनिंग सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, DOPT। इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो कर्मयोगी है वो क्या है। दिस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म विल हेल्प फर्दर एक्सटेंडिंग द सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट अंडर मिशन कर्मयोगी। तो सिटीजन सेंट्रिक जो रिफॉर्म्स हैं इस मिशन के अंडर, इसको और आगे फर्दर एक्सटेंड करेगा। जो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया है, कल जो लॉन्च हुआ है, द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्वेंट कैपेसिटी बिल्डिंग, सिविल सर्वेंट कैपेसिटी बिल्डिंग जो है NPCSCB, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्वेंट्स कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी, वाज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑन 2 सितंबर 2020। जैसे मैंने बताया बहुत पहले से न्यूज में है, ये इस दिन लॉन्च हुआ था 2 सितंबर 2020 को, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनहेंसिंग गवर्नेंस थ्रू सिविल सर्वेंट्स सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। तो गवर्नमेंट का क्या मानना है कि अगर हम सिविल सर्वेंट जो है उनकी कैपेसिटी और मतलब उनको और ट्रेन करेंगे तो गवर्नेंस जो है वो और अच्छी होगी। तो NPCSCB has been carefully designed to lay a foundation for the capacity building of civil servants so that they remain entrenched in Indian culture and sensibility and remain connected with their roots while they learn from the best institution and practices across the world। तो गवर्नमेंट का क्या प्लान है कि अलग अलग जितने पूरे दुनिया में जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन हैं उससे अपने सिविल सर्विस सर्वेंट्स को लर्न कराएं, लेकिन उसी के साथ साथ अपनी जो रूट्स हैं, अपने जो इंडियन कल्चर हैं, सेंसिबिलिटीज हैं, उससे रूट से जुड़े रहे। क्योंकि तो थिंग थिंग इज कि सिविल सर्वेंट को बिल्कुल ग्राउंड पे जाके काम करना होता है। बिल्कुल अपने इंडिया के कल्चर को आप नहीं भूल सकते, क्योंकि आप एक किसी MNC में नहीं बैठे हैं, आप ग्राउंड पे जाके काम कर रहे हैं। तो आपको वहां के इंडिया के कल्चर, इंडिया की जो रीति रिवाज, उन सबसे जानना होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है। The training of civil servants at various academics is being restructured to include optimum use of digital learning platform of integrated government online training। तो ये जो ट्रेनिंग है, अलग अलग जहां जहां ट्रेनिंग होती है, वेरियस अकेडमीज हैं, जैसे लवासना है, SBPNA है, और भी ट्रेनिंग अकेडमीज हैं जिन जहां वहां हम उनको रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है कि डिजिटल लर्निंग को ज्यादा से ज्यादा उसका ऑप्टिमम यूज किया जा सके। प्लेटफॉर्म जो है उससे इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये प्लेटफॉर्म का नाम है। फिफ्थ वन इज न्यू दिल्ली स्टेटमेंट ऑन एनवायरनमेंट। तो अभी ब्रिक्स की 7th मीटिंग हुई, तो उसमें हमारी कंट्री का क्या स्टैंड था। एट द 7th मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्ट्रियल 2021, इंडिया stressed on the need for taking concrete collective global actions against global environment and climate challenge guided by equity, national priorities and circumstances, and the principle of common but differentiated responsibilities respective capabilities, CBDRRC। तो पहले तो बात करते हैं ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स ना 5 देशों का एक समूह है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इनकी 7th मीटिंग चल रही है। उसमें
उसमें एनवायरमेंटल मिनिस्ट्रल का जो मीटिंग हुई उसमें कल बात की गई है कि इंडिया ने स्ट्रेस किया है कि हम लोगों को कॉन्क्रीट ग्लोबल एक्शंस लेने चाहिए, ग्लोबल एक्शन जो है ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए, क्योंकि जो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज है वो अभी बहुत बड़ा इशू है। जैसे कि अभी रिपोर्ट आई थी एक यूनाइटेड नेशंस की, उसके तहत कि ग्लेशियर्स कम होते जा रहे हैं। पहली बार, मतलब आप खुद सोचिए कि जो आइसलैंड है वहां पर पहली बार अभी तक हर बार स्नोफॉल की जगह इस बार रेनफॉल हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो दुनिया का बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत मतलब हम लोगों को अपने एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो उसी के लिए इस बारे में बात हुई है कि जो ये एक्शंस हैं वो कैसे होने चाहिए। वो दे शुड बी गाइडेड बाय इक्विटी नेशनल प्रायोरिटीज, यानी कि हर देश को अपनी अपनी प्रायोरिटीज खुद देखनी चाहिए और खुद उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। एंड द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएट, कॉमन गोल तो कॉमन है कि एनवायरनमेंट को हमें सही करना है, बट रेस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग है, क्योंकि हर देश के कुछ डेवलप्ड नेशंस हैं, कुछ अंडर डेवलप्ड हैं, कुछ डेवलपिंग नेशंस हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने तो अपना पूरा अभी तक डेवलप हो चुके हैं। अगर वही बात कहें कि डेवलप्ड नेशन कोल का यूज बंद कर दें तो डेवलप तो कर सकते हैं एक बार को, बट डेवलपिंग नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बनाना है तो वो बंद नहीं कर सकते। तो यही प्रोसेस है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। तो इस बारे में है क्या ये। इन द मीटिंग द एनवायरमेंट मिनिस्टर अडॉप्टेड द न्यू दिल्ली स्टेटमेंट ऑन एनवायरमेंट which is also aimed at furthering the spirit of cooperation for continuity, consolidation and consensus in environment among BRICS nation। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट था, जो ये स्टेटमेंट जो था, इसको सारे मिनिस्टर्स ने अडॉप्ट किया है और इस बारे में आगे इसी को फॉलो किया जाएगा। द की एरियाज प्रपोज्ड इन द ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स स्टेटमेंट 2021 आर गाइडेड बाय द इश्यूज which may have primacy in UN Biodiversity COP15 and UNFCCC COP26। तो ये जो COP15 यूएन बायोडायवर्सिटी की और यूएनएफसीसी की COP16 जो ब्रुसेल्स में होने वाली है, उसमें इस बारे में जो है वो प्राइमेसी दे सकते हैं कि जो आज ये ब्रिक्स में जो बात करी गई इसी इशू को वहां प्राइमेसी दी जा सकती है। तो सोर्स है जो पीआईबी से हमने लिया है ये। आगे बढ़ते हैं क्यूसिम। क्यूसिम अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि आप जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स है, क्वांटम कंप्यूटर्स अभी ये समझ लीजिए कि फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स है क्वांटम कंप्यूटर्स। अब जैसे अभी कई देशों ने अपना अपना पहला क्वांटम कंप्यूटर्स बना लिया है। क्वांटम कंप्यूटर्स ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर, फिर सुपर कंप्यूटर आया और अभी क्वांटम कंप्यूटर्स का जमाना आने वाला है। तो इंडिया इस प्लानिंग की वो भी इस फोरे में आगे बढ़े। तो उस बारे में ये न्यूज है। तो न्यूज हम देखते हैं क्या है। राजीव चंद्रशेखर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने क्यू सिम लॉन्च किया। क्यू सिम क्या है? क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट। क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट टू इनेबल रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स टू कैरी आउट रिसर्च इन क्वांटम कंप्यूटिंग इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर्स। तो इसका गोल क्या है, ये क्यों लॉन्च किया है? ताकि जो रिसर्च करने वाले लोग हैं और स्टूडेंट्स हैं उनको उनको इनेबल किया जा सके, उनको हेल्प हो टू रिसर्च इन क्वांटम कंप्यूटिंग इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, मतलब कम से कम कॉस्ट में वो अच्छी रिसर्च कर सके। तो दिस न्यूज हैज बीन टेकन फ्रॉम पीआईबी गवर्नमेंट। तो पीआईबी सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट साइट है जो आप फॉलो कर सकते हैं। जो भी न्यूज है, जो भी स्कीम्स हैं, वो चाहे न्यूज़पेपर में आए ना आए, आपको पीआईबी पे जरूर दिखेगी। तो अब बात करते हैं ये है क्या क्यूसिम। क्यूसिम इज एन आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम कंप्यूटर टूल किट सिमुलेटर वर्कबेंच। तो ये एक प्रोजेक्ट था, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम कंप्यूटर टूल किट। उसके ही उसी का एक आउटकम है क्यूसिम, क्योंकि ये करने के लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, उसी रिसर्च को हेल्प करने के लिए क्यूसिम आया है। तो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट इनिशिएटिव इन द कंट्री टू एड्रेस द कॉमन चैलेंज ऑफ एडवांसिंग द कॉमन कंप्यूटिंग रिसर्च फ्रंटियर्स इंडिया। तो जैसे अभी मैंने बताया कि इंडिया भी चाहती है कि जो क्वांटम कंप्यूटर है उसमें आगे रिसर्च की जाए, उसको बनाया जाए। तो उसी के लिए फर्स्ट इनिशिएटिव है ये। दिस इज द फर्स्ट इनिशिएटिव टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ एडवांसिंग इन क्वांटम कंप्यूटर रिसर्च। दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड collaboratively by IISc Bangalore, IIT Roorkee and CDEC with the support of Ministry of Electronics and Information Technology। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो IISc Bangalore, IIT Roorkee और CDEC एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सारे मिलके कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो थोड़ा और कुछ टर्म्स हैं इसके जिसके बारे में बात करते हैं। इंट्यूटिव यूआई, मतलब ये जो क्यूसिम है उसमें इंट्यूटिव यूआई है। क्यूसिम ऑफर्स अ रोबस्ट क्यूसी सिमुलेटर। क्यूसी क्या है? क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर इंटीग्रेटेड विद जीयूआई। जीयूआई क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड वर्कबेंच अलाउंग स्टूडेंट रिसर्चर्स टू क्रिएट क्वांटम प्रोग्राम्स, विजुअलाइज द इंस्टेंट सर्किट जनरेशन एंड सिमुलेटेड आउटपुट्स। तो ये सब चीजें करने में उनको हेल्प करता है।
और क्या है इसकी जो ये सब इनके इसके फंक्शंस हैं जो QSIM है उसके। सिमुलेट नॉइजी क्वांटम लॉजिक सर्किट्स सॉरी, helps simulate quantum circuits with and without noise and test how well various algorithms work with imperfect quantum components. This is essential to simulate real life conditions. तो इसमें क्या करता है कि जो अलग अलग क्वांटम सर्किट्स हैं वो कैसे क्वांटम के जो कंपोनेंट्स है क्वांटम कंप्यूटर्स जो आएगा उसमें कैसे कैसे हेल्प करेंगे अलग अलग सिचुएशंस में, तो उसको उसको चेक करने में, जैसे टेस्ट हाउ वेल वेरियस एल्गोरिथम्स वर्क विद इम्परफेक्ट क्वांटम कंपोनेंट्स, तो ये चेक करने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर ये चेक हो जाएगा तो रियल लाइफ कंडीशंस के हिसाब से इसको चेक करता है, ये समझ लीजिए। तो प्री लोडेड क्वांटम एल्गोरिदम एंड एग्जांपल, इसमें मतलब क्यूसी में पहले से अलग अलग एल्गोरिदम्स प्री लोडेड हैं, मतलब हम अलग अलग एल्गोरिदम पर चेक कर सकते हैं और उनको हमें बनाना नहीं पड़ेगा स्पेशली, तो वो पहले से ही एल्गोरिदम इसमें प्री लोडेड है। कौन कौन सी एल्गोरिदम प्री लोडेड है? QFT, डिट्यूस जोस्टा, ग्रोवर्स एंड सो ऑन, बहुत सारी और भी हैं जो इसमें प्री लोडेड है। And this is also integrated with HPC. The quantum simulation are performed on powerful HPC resources, allowing multiple users to submit jobs simultaneously with different qubit configuration. मतलब क्वांटम कंप्यूटर्स के अलग अलग क्यूबिट कॉन्फ़िगरेशंस के साथ अलग अलग लोग डिफरेंट जॉब्स एक साथ सबमिट कर सकते हैं, ये समझ लीजिए। QSIM के जो मॉडल्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है परम सावक QSIM स्टैंड अलोन सिस्टम विद क्वांटम सिमुलेटेड इन अ बॉक्स, एक मॉडल ये है। दूसरा मॉडल है परम QSIM क्लाउड, अवेलेबल ऑन क्लाउड यूजिंग HPC इंफ्रास्ट्रक्चर, परम सिद्धि AI, डेवलप्ड एंड डिप्लॉय अंडर NSM प्रोग्राम। तो ये दो मॉडल्स हैं और ये हमने PIB से लिया है और साइंस एंड टेक में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, द सेवेंथ न्यूज इज ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म। तो ये क्यों बात करी गई? क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया ब्रिक्स की सेवेंथ मीटिंग चल रही है, तो उसमें जो इससे पहले की न्यूज थी वो एनवायरनमेंट की थी, ये न्यूज है वो एग्रीकल्चर के से रिलेटेड है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर श्री नरेंद्र सिंह जो तोमर हैं, उन्होंने अनाउंस किया ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म प्रिपेयर्ड एंड सेट अप इन इंडिया फॉर स्ट्रेंथनिंग द कॉपरेशन इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड इनोवेशन अमंग ब्रिक्स नेशन। तो जितने ब्रिक्स नेशंस हैं उनकी उसमें एग्रीकल्चरल की जो फील्ड है उसमें उसमें रिसर्च और इनोवेशंस के लिए, उसमें कॉपरेशन के लिए एक एक प्लेटफॉर्म सेटअप किया जाएगा। और उस प्लेटफॉर्म कहाँ सेटअप किया जाएगा? हमारे प्यारे देश में, भारत में। तो यहाँ हम सेट करेंगे एक प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म सारे अलग अलग जितने ब्रिक्स नेशन है, जो हमारे 5 ब्रिक्स नेशन है, वो यूज करेंगे रिसर्च के लिए एंड इनोवेशन के लिए, ताकि जो हमारी एग्रीकल्चरल है वो उसमें नई नई टेक्नोलॉजी आ सके। तो ये हमने PIB से लिया है ये वाली भी न्यूज। और इस बारे में बात करते हैं कि ये है क्या। ब्रिक्स एग्रीकल्चरल रिसर्च प्लेटफॉर्म, ये एक प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली डेडिकेटेड है एग्रीकल्चर के लिए, एज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर साइंस लेड एग्रीकल्चर with help in addressing the issue of world hunger, undernutrition, poverty, and inequality by promoting sustainable agricultural development through strategic cooperation in agriculture and allied sector. तो ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इसका गोल क्या है? इसका गोल ये है कि जो इश्यूज हैं, वर्ल्ड हंगर जो इशू है, अंडर न्यूट्रिशन है, पावर्टी है, इसको एड्रेस किया जाएगा। कैसे एड्रेस करेगा? बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट थ्रू स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो ये PIB से ये भी लिया है। नेक्स्ट न्यूज इज BH सीरीज। BH सीरीज क्या है? जैसे हम लोग जब कोई भी व्हीकल लेते हैं तो उसका जो नंबर होता है, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो मोस्टली हमारे जो स्टेट है, जिस स्टेट से, जैसे यूपी से आएगा, फिर उसके बाद जो मतलब जो डिस्ट्रिक्ट का कोड होगा, जैसे UP 78 हो गया कानपुर का, UP 32 लखनऊ का, इस तरह के कोड होते हैं। तो ये जो सीरीज होती है यूपी से होती है, या फिर MP से हो गया, या दिल्ली से हो गया, DL होता है। तो इस तरह की सीरीज होती है। तो गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम लाया है कि जो कुछ लोग हैं जिनके ट्रांसफर्स होते रहते हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो उनको प्रॉब्लम होती है ट्रांसफर कराने में फिर उस व्हीकल को, तो ये BS सीरीज एक यूनिवर्सल सीरीज होगी जो इंडिया में पूरे में कॉमन होगा, BS सीरीज। तो न्यूज में क्यों है ये, आइए बात करते हैं। न्यूज में इसलिए है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट सीमलेस ट्रांसफर ऑफ व्हीकल्स, मतलब व्हीकल्स को इधर से उधर ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत ना हो। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 26 अगस्त, इस दिन का नोटिफिकेशन आया है। उसमें इंट्रोड्यूस किया है न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क फॉर न्यू व्हीकल्स, दैट इज भारत सीरीज, BS सीरीज, यानी कि अलग अलग स्टेट्स की जगह एक कंट्री का नाम दिया जाएगा। तो PIB से लिया है हमने ये न्यूज भी।
बात करते हैं है क्या इस बारे में। अब व्हीकल वियरिंग द रजिस्ट्रेशन मार्क शैल नॉट रिक्वायर असाइनमेंट ऑफ अ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क। जैसे अभी तक क्या होता था, अगर किसी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कराना है अपने व्हीकल को, तो उसको नया रजिस्ट्रेशन मार्क कराना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर यूपी से ट्रांसफर करते हैं, यूपी से मैंने ट्रांसफर किया और उसको मुझे फिर गुजरात में ट्रांसफर करना है, तो मुझे वहां नया जीजे से एक सीरीज आएगी, या फिर मुझे महाराष्ट्र में ट्रांसफर करना है तो एमएस से सीरीज आएगी। तो इस तरह हम लोग अलग अलग सीरीज लेनी पड़ती थी। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक बीएस सीरीज होगी, और जो बीएस सीरीज के जो रजिस्ट्रेशन होगी उनको अलग अलग बार बार रजिस्ट्रेशन मार्क नहीं कराना पड़ेगा। फॉर्मेट ऑफ बीएस सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क क्या होगा, वो ऐसा होगा जैसे अभी तक जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, सबसे पहले स्टेट का नाम होता है, यानी कि डीएल हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम होता है डीएल 8C जैसे, या 8 जो भी है, DL8C DL6C, ये डिस्ट्रिक्ट हो गए, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद फिर एक कोई भी नंबर होता है, उसके बाद ये नंबर 6 4 3 4 वट एवर, यानी कि अभी तक का ये फॉर्मेट था। अब इसका क्या फॉर्मेट होगा, YYBH फिर नंबर फिर XX। YY इसमें क्या है, YY है इसमें ईयर ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, यानी कि जैसे मैंने 2020 में खरीदी है तो ये 20 आ जाएगा। उसके बाद BH आएगा, उसके बाद ये नंबर आएगा, जो नंबर होता है गाड़ी का रैंडम नंबर, उसके बाद ये अल्फाबेट, जो भी एक अल्फाबेट बीच में आता है ना, वो अल्फाबेट हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मेट होगा। तो दिस व्हीकल रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी, जो 12 सीरीज की रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी सबके लिए नहीं है, वो वॉलंटरी बेसिस पे होगा। डिफेंस पर्सनल के लिए, एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनी जो जिन विच हैव देयर ऑफिसेज इन 4 और मोर स्टेट्स। जो कोई भी कंपनी है, यानी कि प्राइवेट कंपनी जो है या पब्लिक सेक्टर कंपनी है, वो ऐसी नहीं कि जिसका स्टेट एक ही स्टेट में है, जिनका 4 या 4 से अधिक स्टेट्स में जिनके ऑफिसेज हैं, ऐसे लोगों को ये एलिजिबल हैं पीएस सीरीज का नंबर लेने के लिए। द मोटर व्हीकल टैक्स विल बी लेविड फॉर 2 years और इन मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 2 साल का टैक्स लगेगा या फिर मल्टीपल ऑफ 2 का, यानी कि 2 साल का एक बार लग गया, फिर 4, फिर ऐसे करके। दिस स्कीम विल फैसिलिटेट फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सनल व्हीकल्स अक्रॉस स्टेट यूटी ऑफ इंडिया अपॉन रिलोकेशन ऑफ टू ए न्यू स्टेट। यानी कि अगर आप रिलोकेट हो जाते हैं दूसरी स्टेट में, तो दिस स्कीम विल फैसिलिटेट दैट मूवमेंट, that will help to relocate। आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं कराना दोबारा से। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 14 years द मोटर व्हीकल टैक्स shall be levied annually which shall be half of the amount which was charged earlier for that vehicle। जैसे अभी तक मैंने बताया कि 2 साल पर टैक्स लिया जाएगा, जब 14 साल हो जाएंगे तो एनुअली लिया जाएगा फिर इस पे। तो आज के लिए इतना काफी था। प्लीज देखते रहिए इसको, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट करके हमको बताइए कि डिड यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको नहीं भी पसंद आई तो हमें बताइए कि व्हाट वी कैन डू बेटर, व्हाट शुड बी ऐड इन दिस वीडियो, व्हाट अदर थिंग्स यू वांट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।